चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एफएससी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों के साथ में लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहा था, अभी ये भी रह गया, इसको भी जेब में डालने वाला। तो लास्ट टाइम बेटा हम आपके साथ दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट लेते हैं वो मैंने आपको करना सिखाया था, ठीक है, बल्कि अभी सिखाना है आपको। तो दो वेक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो तरीक़ों से, एक तो ये है कि उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसको डॉट प्रोडक्ट या उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है उसको आप क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरह से क्रॉस से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह से वो आपसे पूछेगा कि डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके साथ में आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा आज पहला जो हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट, उसका हम शुरू करते हैं कि वो क्या होता है। सो स्केलर प्रोडक्ट क्या है बेटा, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, उनका जो हासिल ज़रब आ रहा है, अगर वो कोई स्केलर क्वांटिटी हो, क्या हो, कोई स्केलर क्वांटिटी हो, तो हम कहते हैं कि ये जो हमने प्रोडक्ट लिया वो स्केलर आपका क्या स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इफ़ द प्रोडक्ट, ये नहीं कि आपके पास ये डेफिनेशन है इसकी, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a scalar quantity, then it is called scalar product। ये फिर क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। इसको स्केलर की बजाय डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप किस तरह से लिखेंगे, बेटा सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। इन दोनों का हम ले रहे हैं डॉट, इनका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे बेटा, इस तरह से है कि ए बी कॉस थीटा। इसको जब आप वेक्टर से मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आएंगे तो इसका फार्मूला इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा ये भी हमने कर लिया। अब ज़रा हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल, क्या देखें इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे बेटा जो वर्क होता है, किसी भी बॉडी की तरफ से जो वर्क किया जाता है उसको कैसे लिखते हैं, W इक्वल होता है F क्रॉस D के, F डॉट D के, सॉरी, ठीक है। अब दो वेक्टर्स हमने लिए हैं, फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर्स है। दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो ये जो चीज़ हमें मिल रही है, वर्क मिल रहा है। वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क जब हम करते हैं तो उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, ठीक है। अब बेटा जी तो इसको हम आप ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं कि एफ डी कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो उसके बाद बेटा हम ज़रा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ ही चलते हैं। अब ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में से आती है, सबसे पहली जो इसकी खूबी है वो ये है बेटा जी कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो ये कम्यूट, इनका आंसर जो होता है वो कम्यूट होता है। किस तरह से, ए डॉट बी का जो आंसर होगा, दो वेक्टर्स को अपने मल्टीप्लाई किया ए और बी को, इनका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा किसके, बी डॉट ए के। यानी कि अगर हम ऑर्डर चेंज भी करें, ए की जगह बी ले आए, बी की जगह ए ले आए,
ऑर्डर चेंज करके भी दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। ये मेरा ख्याल आपने जो इक्वालिटी होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ इस तरह की चीज़ आपने पढ़ी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, ठीक है। सो जिस तरह आप ये कह रहे हैं सादा लफ्ज़ों में कि 1.2 आंसर 2 आता है ना, तो 2.1 हो तो वो भी आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे चलते हैं। तो भाई अगर हम क्या करें, वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करें तो उससे आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड करती है इन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो आप कहेंगे दे आर कम्यूटेटिव, A डॉट B इज कम्यूटेटिव टू B डॉट A, ठीक है। उसके बाद दूसरी बेटा इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो उनका जो बेटा डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। ये हम 2 वेक्टर्स लेते हैं यहाँ पे, ये एक A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, ये आपके पास इधर को क्या है, B है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बन रहा है ना। अगर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो बेटा उनका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। किस तरह से, A डॉट B इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी कॉज थीटा के। तो यहाँ पे थीटा कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। सो ए बी कॉज 90 डिग्री, आंसर क्या आएगा, कॉज 90 कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है जी। सो अगर हम 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेंगे एक दूसरे के तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। अगर हम जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लें आपस में, जिस तरह आपको पता है कि इस तरह से होता है, ये आपके पास x ले लें, ये y ले लें, ये z ले लें, तो x का यूनिट वेक्टर i होता है, इसका j होता है और इसका k होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हम i का डॉट प्रोडक्ट लें j के साथ, आपको पता है कि x y के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होता है, y z के साथ 90 डिग्री पे होता है और z फिर आगे से किसके साथ 90 पे होता है, x के साथ। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो x है वो i जो है वो j के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि i डॉट j वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। इस तरह j डॉट k वो भी किसके इक्वल आएगा, 0, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर है। इस तरह लास्ट पे जो बच रहा है k डॉट i, क्या बच रहा है, k डॉट i, तो ये सारे किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो कहीं पे भी आपने याद रखना है, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे i j के साथ जहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, बजाय आप उसको सॉल्व करने का डायरेक्ट ही 0 वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये आगे तक कैलकुलेशंस में यूज़ होना है, ठीक। उसके बाद इसकी बेटा तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हों वो एक दूसरे के पैरेलल हों, वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से आएगा। इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, तो मिसाल के तौर पे ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है ये पैरेलल हैं। तो जब बेटा कोई चीज़ पैरेलल होती है तब 0 डिग्री एंगल होता है उन दोनों के बीच में। कितना एंगल होता है, 0 डिग्री, ठीक है। सो आप इस तरह से लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है मैंने अभी बताया है, 0 डिग्री है। कितना है, 0। सो आप लिखेंगे ए बी कॉज 0 डिग्री। सो बेटा ये जो कॉज 0 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है,
1 के। ठीक है, सो आपने याद रखनी है ये बात कि जब भी दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तब जो आंसर होगा वो मैक्सिमम आएगा। जितना भी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर आएगा। समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, ये ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड है किसके? वेक्टर ए बी के। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात है बेटा कि अगर इस तरह से हो कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हों, इसका मतलब ये होता है एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर को है, ए इधर को है भाई और बी इधर को है। ठीक है, बी इधर को है और ए उधर को है, इसको मतलब है कि एंटी पैरेलल, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब एंटी पैरेलल होती हैं दो चीज़ें तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो देखते हैं भाई, यहाँ पे कर लेते हैं कि बेटा तब आपके पास थीटा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ज़रा हम इसको लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज थीटा। यही आएगा ना इसका फार्मूला। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, तो ऐसे ही रहा। अब कॉस थीटा कितना है भाई? 180 डिग्री है। सो ए बी कॉस 180 होता है -1, कितना होता है? तो आंसर क्या आ गया? माइनस ए बी। सो अगर आप दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का माइनस नेगेटिव होगा। ठीक हो गया कि नहीं? सो हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखी है। उसके बाद फोर्थ इसकी देखते हैं भाई। ये मिटा दूँ या नोट करना है आपने? नोट करना है? चलें, बुक पे सारा सॉल्व है। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बेटा, इसको कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए, सेल्फ अपने आप को कहते हैं। ठीक है, अगर एक वेक्टर हो उसका डॉट प्रोडक्ट उसके अपने साथ ही लिया जाए तो क्या आंसर आएगा? देखें बेटा, ये एक ए वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के ऊपर लेना है, यानी कि दोबारा उसी के ऊपर आ रहा है, तो फिर थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स को आप ले रहे हैं। यही समझिए कि एक ए है, उसके ऊपर दोबारा आपने ए लिया है। ठीक हो गया? सो सेल्फ प्रोडक्ट जब आप लेंगे, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज थीटा। ठीक है, सो थीटा यहाँ पे कितना है भाई? 0 डिग्री है। तो कितना आ गया आंसर? ए बी। तो आपने याद रखना है कि जब भी सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ए ही आपने लेना, बी नहीं, सॉरी, आपने लेना। ठीक है, तो जब आप सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उसका जो आंसर होता है वो क्या आएगा? ए आ गया, तो आ गया भी ए का स्केयर। ठीक है, तो तब जो आंसर आता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास। चलें भी इसको ज़रा करके देखते हैं। यहाँ पे ये मेरे ख्याल डेफिनेशन आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, आप इसको करना है, आपने ये मिटा दूँ। चलें यहाँ पे कर देता हूँ मैं ये पांचवी प्रॉपर्टीज़ की। पांचवी प्रॉपर्टी ये है बेटा जी कि अगर हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में अगर प्रोडक्ट लें इस तरह से कि ए डॉट बी इक्वल है किसके? ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई प्लस सी एक्स आई। ठीक है, उसके बाद बेटा तीनों ले रहे हैं, सॉरी, हम ए एक्स वाई ए जी दो वेक्टर्स ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं और बी उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेंगे। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ठीक है, इसका ए के हमने सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लिए। इधर देखिए मैंने क्या किया है, ये जो ए वेक्टर है उसके मैंने सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लिए। अब डॉट बी है तो डॉट आ रहा है बीच में। अब बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखते हैं, वो क्या होंगे? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ठीक हो गया। अब
तो आप लिखेंगे जब ए डॉट बी इक्वल होगा किसके, मैंने अभी बताया था कि आई को जब जे के साथ ज़रब करेंगे कहाँ पे, आई के साथ आंसर आएगा, जे के साथ करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, आई को के साथ करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि सिर्फ सेल्फ प्रोडक्ट वाले में आंसर आता है जो भी आपने कहा था, आई को आई के साथ करें तो, ठीक है। सो आई को आई के साथ आप करेंगे तो आपके पास ये तीन आंसर आई और जे और के ज़रब होंगे तो आंसर आएगा ए एक्स आई बी एक्स आई के साथ सिर्फ ज़रब होगा तो ए एक्स और बी एक्स, और आई जो है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो ये याद रखना, अब ये शायद मैं बताना भूल गया हूँ कि इस तरह से बेटा जी यहाँ पे बता देता हूँ कि आई डॉट आई इक्वल होगा 1 के, जे डॉट जे इक्वल होगा किसके, 1 के डॉट के इक्वल होगा किसके, 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स आई और बी एक्स आई ज़रब खा के 1 हो के, और ए एक्स बी एक्स हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। प्लस अब जब ए वाई को देखेंगे आप तो ए वाई इसके साथ जे आ रहा है और इसके साथ आई, तो जे आई ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, 0 हो जाएगा। जे वाला सिर्फ जे के साथ ही आंसर देगा, ठीक है, जे के साथ 1 आएगा, ठीक है। सो वो क्या बनेगा, ए वाई बी वाई, ठीक है। और तीसरा के वाला सिर्फ के साथ आंसर देगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। समझ आई इस बात की कि नहीं। तो क्या बनेगा बेटा, ए जी और बी जी, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं तो इसको ज़रा मज़ीद देखते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि ए डॉट बी जो होता है वो इक्वल होता है ए बी कॉज थीटा के, यही होता है ना। तो अगर हम क्या कर लें कि ये ए डॉट बी की जगह पे ये वैल्यू लिख लें ए बी कॉस थीटा, और उसके बाद ए डॉट बी ये इक्वल है, लेकिन दोनों को कंपेयर कर लें आपस में, इसकी ये साइड लिख लें और इसकी ये साइड लिख लें, तो उसकी वो बन रही है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी और बी जी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इस तरह से करें कि आप ये जो ए बी है इसको उधर ले जाएं तो इधर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, और ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से उसने फार्मूला भी कॉस थीटा का बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये इसकी 5वीं प्रॉपर्टी थी, बस यहाँ तक आपने करके आना है, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई हैं और इसकी डेफिनेशन एक एग्जांपल करवाई है। बेटा ये आज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया है, ठीक है। और कल ही आपने मुझे पूरा लिख के चेक करवाना है, ठीक हो गया भाई। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।